व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइज हम लोग आ गए हैं डे 20 पे और बस एक दिन की बात और आपका पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाएगा। बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग कर लेंगे सारी चीज़ें। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं और एंडिंग की तरफ लेके चलते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मुश्किल से मुझे लगता है 15 मिनट्स में हम इसको रिवाइज कर लेंगे। वेरी स्मॉल वेरी सिंपल चैप्टर और बहुत बेसिक बेसिक चीजें इसमें हम पढ़ते हैं। तो आइए जल्दी से लेट्स बिगिन। अब बेटा जी कमेंट सेक्शन में अटेंडेंस भाई सब लोग जरूर लगा देना जाके, क्योंकि 2 दिन बचे हैं। अब तो भाई अटेंडेंस कंपलसरी है, राइट। सबसे पहले बेटा जी इसके अंदर आता है एनवायरनमेंट क्या होता है। तो हमारे प्लैनेट पे जितनी भी इनहेरिटेंस है, प्लैनेट पे जितने भी लोग आपको देख रहे हैं, सिर्फ पीपल ही नहीं, पीपल, एनिमल, बर्ड्स, प्लांट्स, हर चीज, नेचर, उस सबको हम एनवायरनमेंट बोलते हैं। एनवायरनमेंट इज डिफाइंड एज द टोटल प्लैनेटरी इनहेरिटेंस एंड टोटलिटी ऑफ ऑल द रिसोर्सेज। इट इज द सम टोटल ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस व्हिच सराउंड्स अस। अब एनवायरनमेंट में 2 तरीके के एलिमेंट्स होते हैं, बायोटिक, एबायोटिक। बायोटिक कौन से होते हैं? जो लिविंग होते हैं, बर्ड्स, प्लांट्स, फिश, फॉरेस्ट एटसेट्रा। और एबायोटिक कौन से होते हैं? जो नॉन लिविंग एलिमेंट्स हैं, जैसे एयर, वाटर, लैंड। इसके बाद आता है बच्चों एनवायरनमेंट क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है। तो एनवायरनमेंट आपको क्या ऑफर करता है? एनवायरनमेंट ऑफर्स रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन। एनवायरनमेंट आपको रिसोर्सेज देता है। सर किस तरीके के रिसोर्सेज देता है? हर तरीके का रॉ मटेरियल, वुड, मिनरल, वाटर, सॉइल, कितनी सारी चीजें आपको चाहिए होती हैं प्रोडक्शन के लिए, सब कहां से आती है? एनवायरनमेंट से आती है। एनवायरनमेंट एसिमिलेट्स वेस्ट। कितना सारा वेस्ट प्रोड्यूस होता है फैक्ट्रीज से, कितना सारा वेस्ट ह्यूमन प्रोड्यूस करता है, कितना सारा वेस्ट प्रोड्यूस होता है अलग अलग प्रोडक्शन एक्टिविटीज से, कहां जाता है सारा? सब एनवायरनमेंट एसिमिलेट कर लेता है। एनवायरनमेंट एनहांसेस क्वालिटी ऑफ लाइफ। आप देखते हो आपके आसपास कितने ब्यूटीफुल पार्क्स होते हैं, रिवर्स होते हैं, माउंटेन्स होते हैं। आप कभी भी लो फील करो तो आप सुबह सुबह उठ के सनराइज देखो, सनसेट देखो, एनवायरनमेंट में बैठो, आपको लगेगा यार क्या शानदार जीवन है। तो एनवायरनमेंट आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को एनहांस करता है। एनवायरनमेंट सस्टेन्स लाइफ। उसके साथ साथ जीवन जीने के लिए एनवायरनमेंट की बहुत जरूरत है। हमें सन चाहिए, सॉइल चाहिए, वाटर चाहिए, एयर चाहिए। तो जीवन को चलाने के लिए एनवायरनमेंट हमें बहुत हेल्प करता है। तो ये सारे बच्चों फंक्शंस ऑफ एनवायरनमेंट हमने पढ़े हैं। इसके बाद अब हमारे इंडियाज एनवायरनमेंट में हमें क्या क्या चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं। बच्चों जो मेजर चैलेंजेस है ना, वो 2 तरीके के हैं। सबसे पहला जो चैलेंज है वो है जो हम रिसोर्सेज को खराब कर रहे हैं। सही है, रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और वो एक्सप्लॉइट भी बहुत ज्यादा कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंज एक तो ये है एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। दूसरा चैलेंज हमारे लिए पॉल्यूशन है। तो ये सारे चैलेंजेस आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन आता है वो पिक्चर बेस्ड आता है, फोटो बनी हुई आती है, आपको पहचानना होता है कि ये पर्टिकुलर किस टॉपिक की फोटो है और उसके बारे में लिखना होता है, राइट। तो सबसे पहला चैलेंज है डिग्रेडेशन ऑफ लैंड। डिग्रेडेशन ऑफ लैंड का मतलब होता है कि सॉइल की जो फर्टिलिटी है या उसकी क्वालिटी है वो खराब होना। The degradation refers to decline in the overall quality of soil, water और vegetarian conditions commonly caused by human activities. Humans ने ऐसी activities करी जिस वजह से क्या हो जाता है, लैंड का डिग्रेडेशन हो जाता है, लैंड की जो क्वालिटी है वो खराब हो जाती है, राइट। आगे क्या आ रहा है हमारे पास? डिफॉरेस्ट्रेशन, सॉइल इरोजन। तो डिफॉरेस्ट्रेशन क्या है? बहुत ज्यादा पेड़ों का कटना। हम देख रहे हैं कि आजकल हर इंसान क्या करना चाहता है? अर्बनाइज होना चाहता है। अर्बनाइज मतलब रूरल एरियाज से निकल के अर्बन एरियाज में आना चाहता है। तो पेड़ काट काट के, जंगल काट काट के क्या बना रहे हैं? शहर बसा रहे हैं। तो उससे बहुत ज्यादा नेचुरल एनवायरनमेंट पे इंपैक्ट आ रहा है, ठीक है। हम लोग देखते हैं, अब हम लोग यूजुअली जो बारिश 15 दिसंबर के आसपास, 20 दिसंबर के आसपास होती थी, वो अभी बारिश कब हुई है? फेब के फर्स्ट वीक में हुई है, राइट। तो देखो एनवायरनमेंट कितना डिस्टर्ब होता जा रहा है, साइकिल कितना डिस्टर्ब हो चुका है। जो स्नोफॉल बहुत जल्दी हो जाया करता था, 1 जनवरी के आसपास हो जाया करता था, वो स्नोफॉल इस बार 1 फेब के आसपास हुआ है। पूरा जनवरी ऐसे ही निकल गया, कहीं हमें स्नोफॉल देखने को नहीं मिला। तो इस तरीके की चीजें, एनवायरनमेंट तो डिस्टर्ब है, राइट। नेक्स्ट आता है सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन होता है कि जब सॉइल की सबसे फर्टाइल लैंड होती है, सॉइल की जो सबसे फर्टाइल लेयर होती है, सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है, वो लेयर पानी के साथ बह के चली जाती है,
या बहुत तेज हवा आती है तो उसके साथ चली जाती है, तो उसको हम बोलते हैं सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन टेक्स प्लेस व्हेन द सरफेस सॉइल इज वॉश्ड अवे थ्रू एक्सेसिव रेन्स एंड फ्लड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है, पॉल्यूशन। पॉल्यूशन में बेटा जी एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन आप जानते हो। पॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, द इंजेक्शन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस इनटू द एनवायरनमेंट, उसको पॉल्यूशन बोलते हैं। एयर पॉल्यूशन कैसे होता है, फैक्ट्री से स्मोक निकल रही है, व्हीकल से स्मोक प्रोड्यूस हो रही है, तो इन सबसे एयर पॉल्यूशन होता है। इट इज द प्रेजेंस ऑफ मटेरियल इन द एयर इन सच कॉन्सेंट्रेशन विच आर हार्मफुल टू मैन एंड एनवायरमेंट। उसके साथ साथ बायोडाइवर्सिटी लॉस। बायोडाइवर्सिटी लॉस का मतलब है कि हम बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हर सोर्सेस से, चाहे वो टेरेस्ट्रियल हो, चाहे मेराइन हो, चाहे एक्वेटिक हो, अब वो क्या होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं। तो हम अपनी बायोडाइवर्सिटी लॉस की तरफ जा रहे हैं। बहुत सारी एनिमल की स्पीशीज है जो एक्सटिंक्ट होती जा रही है ना। पहले कितने सारे एनिमल्स होते थे, देखने को मिलते थे, अब नहीं दिखते। बहुत सारी बर्ड्स की स्पीशीज है जो एक्सटेंट होती जा रही है। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो अब देखने को नहीं मिलते। तो इन सबको हम बायोडाइवर्सिटी लॉस बोलते हैं बच्चों। इसके बाद बाबू हमारे पास आता है मेजर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के कॉसेस क्या हैं, ऐसा क्यों हो रहा है कि एनवायरमेंट इतना डिग्रेड होता जा रहा है। तो बहुत ही सिंपल है, आप अपने लैंग्वेज में लिख के आ सकते हो। सबसे पहला प्रॉब्लम है पॉपुलेशन। देखो जितनी ज्यादा जनसंख्या होगी उतने ज्यादा उस जनसंख्या को रिसोर्सेज चाहिए। उस रिसोर्सेज को जब वो यूज करेंगे तो एक्सप्लॉइटेशन तो होगा। हमारे देश में एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है लेकिन एक्सेसिव हो रहा है। हम लोग बस क्या कर रहे हैं, हम ये इस चीज का ध्यान नहीं दे रहे कि एनवायरनमेंट का उस रिसोर्स को वापस से रिन्यू करने का क्या कैपेसिटी है या कितने टाइम में वो रिन्यू हो सकता है। हम उस चीज पे ध्यान नहीं दे रहे, है ना। हमारा फोकस किस चीज पे है, हमारा फोकस है कि बेसिकली बस यूज कर लो। हम उस चीज पे ध्यान ही नहीं दे रहे कि एक एनवायरनमेंट की कैरिंग कैपेसिटी क्या है ना। कैरिंग कैपेसिटी का मतलब होता है कि बेसिकली एक रिसोर्स आप यूज कर रहे हो तो रिन्यू कितने टाइम में हो जाएगा। तो कैरिंग कैपेसिटी पे भी फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप प्रॉपर्ली रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर पाओगे, राइट। उसके बाद वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, बहुत ज्यादा गरीबी है। गरीबी की वजह से बहुत सारे लोग वुड वगैरह ऐसी चीज़ों पे डिपेंडेंट है एम्प्लॉयमेंट के लिए। बहुत सारे लोग घर पे अपना ये सारे के सारे नेचुरल रिसोर्सेज को ही यूज़ करके काम करते हैं, तो गरीबी बहुत ज़्यादा है। उसके बाद इंक्रीज्ड अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन का मतलब वही रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज की तरफ शिफ्ट आना। इससे क्या हो रहा है, लोगों का एक ट्रेंड उधर चल पड़ा है कि भैया अर्बनाइजेशन करना है, सब कुछ मॉडर्न होना चाहिए। तो मॉडर्नाइजेशन की वजह से एक्सप्लॉइटेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। उसके बाद इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स का बहुत ज़्यादा हम लोग यूज़ कर रहे हैं, और जब भी हम केमिकल्स को यूज़ करेंगे तो एनवायरनमेंट तो डिग्रेड होगा ही ना। ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स बहुत ज़्यादा है जिनसे बहुत ज़्यादा स्मोक निकल रही है, एयर पोल्यूशन हो रहा है, साउंड पोल्यूशन हो रहा है, राइट। और इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत तेज़ी से हो रहा है। इंडस्ट्रियलाइजेशन इतनी तेज़ी से होगा, हर जगह इंडस्ट्रीज लगेंगी तो पेड़ तो कटेंगे, पेड़ कट के ही तो वो जगह खाली होगी, वहीं तो इंडस्ट्री लगेगी। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन भी एक तरीके से हमारे लिए बढ़िया भी है और एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अच्छा नहीं भी है, राइट। तो ये सारे बच्चों हमारे पास कॉजेज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन आते हैं। फिर हमारे पास एक मेजर प्रॉब्लम आती है, दैट इज ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, देखो इस तरीके की फोटो कई बार एग्जाम में आई है। ये होता है जब अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है, अर्थ के अंदर हीट बहुत ज़्यादा होने लगती है, तो उसको हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो देखो क्या लिखा हुआ है हमारे पास, ग्लोबल वार्मिंग इज द ऑब्जर्व्ड एंड प्रोजेक्टेड इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर एंड ओशंस। क्यों होती है ये, कोल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की वजह से, जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, बहुत सारी इस तरीके की डेंजरस गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, इससे हीट प्रोड्यूस हो रही है। डिफॉरेस्ट्रेशन, डिफॉरेस्ट्रेशन, पेड़ बहुत तेजी से कट रहे हैं तो ऑक्सीजन की कमी है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता जा रहा है। उसके साथ साथ कैटल प्रोडक्शन, कैटल प्रोडक्शन की वजह से डिफॉरेस्ट्रेशन हो रहा है, मीथेन प्रोडक्शन, फॉसिल फ्यूल्स, ये बहुत सारे कारण हैं जिस वजह से ग्लोबल वार्मिंग हमें देखने को मिल रहा है। तो बहुत आसानी से आप लोग इस चैप्टर को रिवाइज कर सकते हो, मुझे नहीं लगता आपको इसके रिवीजन में कोई भी प्रॉब्लम आने वाली है। ग्लोबल वार्मिंग से बच्चों ओवरऑल क्या ग्लोबल इंपैक्ट देखने को मिल रहे हैं, तो सबसे पहले हम बोलते हैं कि भैया आइस मेल्ट हो रही है, पूरे वर्ल्ड वाइड आइस मेल्ट हो रही है ना, स्पेशली अर्थ के पोल्स पे। उससे क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो सी लेवल बढ़ता जा रहा है, आइस मेल्ट होके पानी में जा रही है, जिससे बहुत ज्यादा फ्लड्स हमें देखने को मिल रहे हैं, राइट। उसके साथ साथ बहुत सारी ट्रॉपिकल डिजीजेस जैसे मलेरिया हो गया, कॉलेरा हो गया, डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया,
ये हमें देखने को मिल रही हैं। उसके साथ बहुत सारी ऐसी एनिमल स्पीशीज जैसे पोलर बियर वगैरह जो एक्सट्रीम ठंड में रहना पसंद करते हैं वो अब एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं। एंड उसके साथ बहुत सारे स्टॉर्म्स जो स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं, हरिकेन्स वगैरह, ये सब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है। इतने सारे आंधी तूफान आते हैं ना बहुत तेज तेज, वो सब बच्चों ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है। नेक्स्ट एक प्रॉब्लम आता है हमारे पास ओजोन डिप्लीशन। सर व्हाट इज ओजोन डिप्लीशन? तो ओजोन डिप्लीशन में हम लोग ये बोलते हैं कि डिस्ट्रक्शन हो रहा है ओजोन का ओजोन लेयर में। ओजोन लेयर हमें प्रोटेक्ट करती है हर प्रकार की हार्मफुल रेज से जो बाहर से आ रही है। तो ओजोन डिप्लीशन रेफर्स टू द destruction of ozone in the ozone layer due to the presence of chlorine from man-made chlorofluorocarbons। man-made chlorofluorocarbons है जो बहुत हार्मफुल है हमारे ओजोन लेयर के लिए। ठीक है, अब सर ये कहां से आ रही है? ये बच्चों मेनली कूलिंग सब्सटेंसेस से क्लोरीन आ रहा है। ठीक है, जैसे कि आप ले लो फायर एक्सटिंग्विशर्स ले लो, एयर कंडीशनर्स ले लो, उसके साथ साथ आप रेफ्रिजरेटर्स ले सकते हो। तो ये जो रेफ्रिजरेटर्स वगैरह से प्रोडक्शन हो रहा है क्लोरीन का, ये ओजोन लेयर को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है, समझे? तो ये हमारा ओजोन लेयर डिप्लीशन की तरफ हमें लेके जा रहा है और बहुत प्रॉब्लम हमारे लिए क्रिएट कर रहा है। कॉजेज क्या है मैंने आपको बता ही दिया, द क्लोरोफ्लोरोकार्बन विच इज यूज्ड एज अ कूलिंग सब्सटेंस इन एसी एंड रेफ्रिजरेटर्स, और उसके साथ साथ एरोसोल प्रोपेलेंट्स या फिर ब्रोमोफ्लोरोकार्बन्स जो कि फायर एक्सटिंग्विशर्स में यूज होते हैं। इनकी वजह से ओजोन लेयर पे सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। ओजोन लेयर से होगा क्या? यूवी रेज जो रिस्पॉन्सिबल है स्किन कैंसर के लिए वो एंटर कर जाएंगी। उसके साथ साथ टेरेस्ट्रियल प्लांट्स पे भी इसका इम्पैक्ट होता है और ये प्लांट्स हमें देखने को भी नहीं मिलेंगे अगर ये रेज इसी तरीके से आती रहेंगी। इसके बाद बच्चों किस तरीके से हम एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं? नंबर 1 इज अवेयरनेस। लोगों के अंदर अवेयरनेस स्प्रेड करी जाए कि क्यों एनवायरनमेंट को बचाना इंपॉर्टेंट है, क्यों उनको एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट नहीं करना है। जब हम अवेयरनेस स्प्रेड करेंगे तो शायद सारी चीज़ें बेटर होती चली जाएं। पॉपुलेशन कंट्रोल, अगर हम पॉपुलेशन कंट्रोल कर लेते हैं तो भी बहुत अच्छे तरीके से हम रिसोर्सेज को रिप्लेनिश कर पाएंगे। अब देखो जो नॉन रिन्यूएबल है उस पर तो बहुत समय लगेगा, बट जो रिन्यूएबल है एटलीस्ट उनको तो बहुत अच्छे से रिन्यू कर पाएंगे। तो पॉपुलेशन कंट्रोल एक मेजर स्टेप है जो हमें लेना होगा। एफॉरेस्ट्रेशन कैंपेन, एफॉरेस्ट्रेशन क्या होता है? पेड़ लगाना। भाई प्रॉब्लम क्या है? डिफॉरेस्ट्रेशन, पेड़ कट रहे हैं। तो अगर पेड़ जितने कट रहे हैं उससे ज्यादा पेड़ लगाए जाएंगे तो काफी हमें हेल्प हो सकती है। उसके साथ कंट्रोल ओवर इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल पॉल्यूशन, हमें पॉल्यूशन कंट्रोल करना पड़ेगा किसी भी तरीके से। अगर हम पॉल्यूशन कंट्रोल करने में सक्सेसफुल होते हैं तो हमारा एनवायरनमेंट बहुत बेटर हो जाएगा। वाटर मैनेजमेंट, वाटर को वेस्ट नहीं होने देना है। बहुत सारी टेक्निक्स आती हैं, जैसे आप रेन वाटर मैनेजमेंट की टेक्निक समझते हो, है ना, जिसमें रेन वाटर को सेव करके फिर उसको क्लीन करके यूज किया जा सकता है। तो ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स आती हैं वाटर मैनेजमेंट की जो हमें इस्तेमाल करनी होंगी। उसके साथ मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट को भी ये नहीं है कि आपने बस एनवायरनमेंट में ही छोड़ दिया, उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना आना चाहिए। जैसे वेस्ट को रिसाइकिल करके बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, वेस्ट से बहुत सारे कपड़े बनते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें हम सॉलिड वेस्ट को अच्छे से मैनेज करके उसका बेटर यूज कर सकते हैं रादर देन ऐसे ही छोड़ना उसको। तो इस तरीके से हम एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। उसके बाद बच्चों एनवायरनमेंट में इतनी सारी क्राइसिस आई ही क्यों है? तो फिर से वही मेजर प्रॉब्लम्स हैं जो मैंने आपको अभी पीछे बताई, जो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। जनता बहुत तेजी से बढ़ रही है जिस वजह से सबको इंडस्ट्रीज चाहिए, सबको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, सबको अपने अपने व्हीकल्स चाहिए, तो जिस वजह से बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट में हार्म हो रहा है। एक्सटेंसिव एक्सट्रैक्शन, अब देखो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव एक्सट्रैक्शन हो रहा है, गलत तरीके से एक्सप्लॉइटेशन। एक्सटिंक्शन ऑफ मैनी रिसोर्सेज, बहुत सारे रिसोर्सेज है जो ऐसे ही चलता रहा तो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, हमें मिलेंगे ही नहीं। उसके बाद हमारे कंजम्पशन स्टैंडर्ड्स, हमारे प्रोडक्शन स्टैंडर्ड्स बहुत ज़्यादा एफ्लुएंट है। एफ्लुएंट का मतलब होता है कि उस पर हम बिल्कुल भी कदर नहीं कर रहे कि आने वाले टाइम में रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे तो क्या होगा। हम बस चल रहे हैं बिना सोचे समझे। अननेसेसरी एक्सपेंडिचर ऑन कंजम्पशन, अननेसेसरी एक्सपेंडिचर ऑन प्रोडक्शन, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने के चक्कर में उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। एयर एंड वाटर पॉल्यूशन बच्चों मेजर प्रॉब्लम है। ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लीशन, ये मैंने आपको ऊपर बता ही दिया। ठीक है, तो ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स हैं एनवायरनमेंट के साथ। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक आता है सर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? देखो नाम में ही है, डेवलपमेंट हो और सस्टेनेबल हो।
सस्टेनेबल का क्या मतलब है? सस्टेनेबल का मतलब है बच्चों जिसके अंदर हम लोग ये मेक श्योर करें कि जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो हमारी प्रेजेंट जनरेशन भी यूज कर ले और इस तरीके से यूज करे कि फ्यूचर वालों के लिए भी रिसोर्सेज बचे रहें। इट मीन्स कि हमें रिसोर्सेज को इस तरीके से यूटिलाइज करना है कि प्रेजेंट जनरेशन के लिए भी यूजफुल हो और फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी हमें बचा के रखना है उन रिसोर्सेज को। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ डेवलपमेट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ प्रेजेंट जनरेशन विदाउट रिड्यूसिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। क्या बात है। आगे देखो लिखा हुआ है द कॉम्पिटिटिव प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हैज लेड टू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। जो कॉम्पिटिटिव प्रोसेस चल रहा है ना, ये जो कॉम्पिटिशन चल रहा है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, इससे बहुत ज्यादा एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है और एनवायरमेंट पॉल्यूशन एक अलार्मिंग एक्सटेंट तक हो रहा है। मतलब बहुत ज्यादा अलार्मिंग सिचुएशन आ चुका है। अब हमें पॉल्यूशन को कहीं ना कहीं कंट्रोल करना पड़ेगा। सर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के क्या क्या फीचर्स हैं? देखो, रेशनल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से समझदारी के साथ यूज करना है, पॉल्यूशन कंट्रोल करना है, तभी आने वाली जनरेशंस के लिए चीजें बेटर हो पाएंगी। सस्टेनेबल राइज इन रियल पर कैपिटा इनकम एंड इकोनॉमिक वेलफेयर, अच्छे तरीके से बढ़ना चाहिए रियल पर कैपिटा इनकम। ठीक है, रियल का मतलब है कि प्रोडक्शन बढ़े और अच्छे तरीके से बढ़े, उसके साथ साथ इकोनॉमिक वेलफेयर भी हो एंड एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन टू फुलफिल देयर नीड्स। यानी यू हैव टू मेक श्योर कि व्हाइट पेन भैया प्रेजेंट जनरेशन भी रिसोर्सेज को यूज कर ले और फ्यूचर के लिए भी उतने ही क्वालिटी रिसोर्सेज आपके पास रहे। ठीक है, ये बच्चों हमारे पास सस्टेनेबल डेवलपमेंट के फीचर्स आ जाते हैं। क्या क्या स्ट्रैटेजीज आप अपना सकते हो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे जाने के लिए? तो बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं, आप कोई भी 5 से 6 याद रख सकते हो। नंबर 1, इनपुट एफिशिएंट टेक्नोलॉजी। ऐसी टेक्नोलॉजी यूज करो जिसमें कम से कम इनपुट लगे और ज्यादा से ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस हो। एनवायरमेंट फ्रेंडली सोर्सेज ऑफ एनर्जी यूज करो, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इस तरीके के एनवायरमेंट फ्रेंडली सोर्सेज को यूज किया जाए। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट, अर्बन एरियाज के साथ साथ रूरल एरियाज को भी डेवलप करा जाए, एग्रीकल्चर पे भी फोकस किया जाए। मैनेज द वेस्ट को प्रॉपर्ली मैनेज किया जाए, ऐसे ही ना छोड़ा जाए। आप केमिकल फार्मिंग की जगह ऑर्गेनिक फार्मिंग पे शिफ्ट करो। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है? जिसके अंदर हम लोग नेचुरल कंपोस्ट और इस तरीके की चीजें यूज करते हैं एज फर्टिलाइजर्स, राइट, काऊ डंग वगैरह यूज करते हैं। सनलाइट से सोलर एनर्जी बनाओ, सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी बनाओ, पानी बचेगा। ठीक है, केमिकल एफ्लुएंट्स को डिस्पोज करने के लिए प्रॉपर लॉज होने चाहिए कि कहाँ पे केमिकल जाएंगे, ये नहीं कि कहीं भी पानी में छोड़ दिया। उसके साथ साथ अवेयरनेस स्प्रेड करनी है बढ़िया तरीके से, नेचुरल एसिड्स को कैसे यूज करना है। और ट्रांसपोर्टेशन में पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज किए जाए। प्राइवेट में हर इंडिविजुअल अपने अपने व्हीकल्स ना यूज करके पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को यूज करे। तो इस तरीके से बच्चों पॉल्यूशन कम होगा और अच्छा यूटिलाइजेशन होगा रिसोर्सेज का। तो बहुत ही आसान सा चैप्टर था, बहुत ही बेसिक सा चैप्टर था, हमने सारा रिवाइज करा। आई होप आपको पूरा चैप्टर वापस से रिवाइज हो गया होगा। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको अभी इन डिटेल पढ़ना है, तो अभी जो मैंने लास्ट मंथ इंडियन इको की पूरी प्लेलिस्ट बनाई है, वहां से भी आप इसको रिवाइज कर सकते हो। ऑल राइट, थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग इन। आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून। टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय।